वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। एपी स्टडी क्लासेस लेके आ गया है केमिस्ट्री का हमारी टॉपिक क्लियर सीरीज की नया टॉपिक जो कि है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम लोग एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही हाई लेवल पे आईआईटी, जेईई मेंस, नीट लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपके स्कूल के सिलेबस से ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहेगा। और ये चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका ये टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट नाम का टॉपिक था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर किया था। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक क्लियर सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले सर हम इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो सर इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा क्या होता है सर, आओ देखते हैं। द empirical formula of a compound represent the simplest whole number ratio. पॉइंट नोट करना, simplest whole number ratio। empirical formula of a compound क्या रिप्रेजेंट करता है? simplest whole number ratio किसका? of atoms, किसका? atoms का of each element, atoms of each element in the compound। किसी भी कंपाउंड में उस कंपाउंड का सिंपल होल नंबर जो रेशियो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम उस कंपाउंड में कितने होंगे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है। बट रेदर दे रिलेटिव प्रोपोर्शन, मतलब उस जो कंपाउंड है उनके भी का जो एटम है उनका रिलेटिव प्रोपोर्शंस ये क्या करता है? देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं C6 ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसमें सिंपल मतलब इसका कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है, तो कॉमन हम लोग 6 ले लेंगे तो क्या बचेगा? CH2 और O। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। CH2O इसका क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो ये आपको क्या बता दे रहा है? रिलेटिव प्रोपोर्शन बता देगा कि जो ग्लूकोज का कंपाउंड है उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन है CH2O। बट ये नहीं बताएगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं उस कंपाउंड में। ठीक है, ये इस एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। यस सर, ठीक है सर, इतना समझ गए। तो स्टेप्स टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का कुछ स्टेप भी तो होगा जरूर। ऐसे डायरेक्ट अब निकाल लिए, बड़े बड़े कंपाउंड होंगे, परसेंटेज दिया रहेगा, बाकी चीज दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स लिख के आया हूँ। अगर स्टेप्स नहीं समझ आएगा तो मैं टेबल भी बना के लेके आया हूँ, उससे आप लोग समझ जाएंगे। स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले आप लोग क्या डिटरमाइन कर देना है? परसेंटेज कंपोजिशन उसका कितना। डिटरमाइन दी परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, क्या बताना है आपको? परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ऑब्टेन द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। सारे एलिमेंट जो कंपाउंड में है उसका आप लोग को सबसे पहले परसेंटेज निकालना है। और वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर? कुछ का आपको गिवन रहेगा और कुछ का निकालना रहेगा। सर कैसे निकालेंगे? जैसे कि आपको ये 3 कंपाउंड रहेगा, 2 का गिवन रहेगा, 1 का निकालना रहेगा, तो निकाल लेंगे क्या सर? कैसे निकालेंगे? अरे यार देखो, जैसे देखो कोई कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज की बात कर लो। ठीक है, ग्लूकोज में अगर वो बोल दिया जो कार्बन आइटम है वो 70% है। ठीक है, हाइड्रोजन आइटम है वो 20% है। अब पूछेगा ऑक्सीजन एटम का परसेंटेज, आपको नहीं बताया रहेगा, भैया आराम से नहीं निकाल पाएंगे। टोटल परसेंटेज क्या होता है कंपाउंड में? 100। तो 70 ये है, 20 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 100 माइनस 70 माइनस 20, ये आपका आंसर आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। ऐसे आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो जिसका परसेंटेज दिया है वो अच्छी बात, ज्यादातर का गिवन रहता है। ज्यादातर केसेस में सारे एटम या एलिमेंट का परसेंटेज गिवन रहता है। ठीक है, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? दूसरा स्टेप, कन्वर्ट मास परसेंटेज टू मोल। सर कैसे मास परसेंटेज को हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। आप टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे सर? जो हमारा परसेंटेज हमको दिया रहेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास से। किससे डिवाइड कर देंगे? एटॉमिक मास से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एटॉमिक मास से हम लोग को डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप क्या है? सिंप्लीफाई द मोल रेशियो। अब जो मोल रेशियो आया उसे सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? डिवाइड ऑल द मोल वैल्यू
बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल टू गेट अ होल नंबर रेशियो। जितने आप मतलब आपने देखो अब क्या किया, मोल रेशियो आ गया, जैसे कि मान लो आपने डिवाइड किया, आपका मोल रेशियो आ गया 4 3 और 2। ठीक, ठीक है 4 3 2 आ गया। अब कह रहा है क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है उसे मोल रेशियो को, सारे मोल वैल्यू को डिवाइड कर दो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल को, जिससे हम लोग को होल नंबर रेशियो मिल जाए। अब जैसे कि देखो इधर ध्यान देना, इसको हटा दो पहले। ठीक है देखो कैसे सर, देखो तो 4 3 2 आ गया। अब इसमें सबसे कम स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है। अब इसको डिवाइड कर दो सारे सबसे, जिससे स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल है। तो 4 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2, इसमें अप्रोक्सीमेट में हम लोग लेते हैं, ठीक 2 डिवाइड बाई 2, 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 हमारा 2 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और 2 डिवाइड बाई 2 1.5 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। यही बोल रहा था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा। होल नंबर रेशियो चाहिए, लेकिन क्या चाहिए टू गेट अ होल नंबर रेशियो। तो ठीक है सर होल, लेकिन हमारा तो होल नंबर नहीं आ रहा सर, पॉइंट में आ रहा है ये वाला। तो क्या करेंगे सर, इसको सर 2 कर देंगे क्या सर से, राउंड ऑफ कर देंगे कि नहीं, नहीं यहाँ राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, यहाँ राउंड ऑफ नहीं कर सकते आप। ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं इसे राउंड ऑफ कर देंगे 2 पे और उसे 2 रहने देंगे, इसे 1 रहने देंगे, तो नहीं ऐसा नहीं होता इस पे। यहाँ पे होल नंबर करने के लिए इस पे कुछ मल्टीप्लाई करो। हाँ 1.4 है तो उसे आप लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.5 पे, ठीक है 1.5 तक आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग 1.5 को सीधा आप 2 राउंड ऑफ नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, यहाँ किसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर आ जाएगा ना, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो जाएगा है। तो यहाँ किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सबसे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो हमारा रेशियो आ गया 4:3:2। तो जो हमारा कंपाउंड का रेशियो रहेगा उसके भी, उसके नीचे भी सब्सक्रिप्शन में ये लगा दो, देखो राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दो कैसे, यूज द होल मोल रेशियो टू राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे कोई इंपेरिकल फॉर्मूला XYZ है तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा x4 y3 एंड Z2। ठीक है, ये 2 है यार, यहाँ पे गलत लिखा गया, Z लिखा गया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, ठीक है। x4 y3 Z2 ये क्या रहेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हम ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आनी चाहिए। ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। समझ गए आप लोग स्टेप्स, अगर अभी तक भी नहीं समझे तो आइए मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ, टेबल से और देखते हैं। नहीं समझे आओ आप देखिए, अब ट्रिक देखते हैं, अगर अभी नहीं समझे तो और ट्रिक देख लेते हैं भैया। ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, एक टेबल बना देना है। क्या बना देना है, टेबल। टेबल में सर कितने कॉलम होंगे, गिन लीजिए 6 कॉलम होंगे, 6 नहीं आपके मेनली 5 कॉलम होंगे, ठीक है। कितने कॉलम होंगे, 5 होंगे, ये तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। स्टेप नंबर, सब पहला तो स्टेप नंबर होगा, दूसरा पैरामीटर एलिमेंट एक्स, अच्छा कॉलम ये है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम होंगे, ठीक यही 5 कॉलम होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले कॉलम में, कॉलम तो ये बताता है ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे होगा सॉल्व, देखो अभी मैं जैसे बताऊंगा, अभी आगे दिखाऊंगा देखो। ये अभी और है, 7 स्टेप है, कितने स्टेप है, 7, 7 स्टेप है, ठीक। आओ देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको पैरामीटर में एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसको पहले लिख देना भैया, ठीक है। पैरामीटर में एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या XYZ हमने लेट कर लिया, तो इसमें सिंबल यूज फॉर अननोन एलिमेंट। जिस एलिमेंट का हमें नहीं था, सिंबल नहीं पता था, इसलिए अननोन था, तो इसलिए हमने एलिमेंट को XYZ ले लिया। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे ऐसे किया हूँ, ठीक है। और सर उसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप, पहले में क्या लिख देंगे, एलिमेंट लिख देंगे। दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास एलिमेंट एक्स का मान लो 12 है, और एलिमेंट वाई का 16 है, एलिमेंट जेड का 32। सर कैसे, ये हमने लेट किया, अभी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू और क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे समझ आ जाएगा। अभी मैंने एलिमेंट ले लिया एक्स वाई जेड, उसका एटॉमिक मास मान लो एक्स का 12 है, वाई का 16 है, जेड का 32 है, ठीक है। तीसरे स्टेप में उसका लिखना है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या लिखना है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब मान लो एक्स का परसेंटेज कंपोजिशन 30 है, वाई का 40। अब मान लो जेड का नहीं दिया तो कैसे निकलते, 40 + 30 70, और 100 में माइनस कर देंगे, 100 - 70 30 आ गया जेड का, ठीक है। और दे दिया तो अच्छी बात है। ये यहाँ लिखा है एक्सप्रेशन, गिवन और कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा। या तो गिवन रहेगा या तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 99.99% है वो आपको गिवन देगा रहेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में एलिमेंट लिख दिया XYZ, एटॉमिक मास जो रहेगा वो लिख देंगे। तीसरे स्टेप में परसेंटेज कंपोजिशन लिख देंगे। चौथे स्टेप में लिखेंगे मोल ऑफ ईच एलिमेंट। कैसे मोल निकालते मैंने बताया था, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। percentage composition divided by atomic mass 2.5, 40 divided by 16 2.5, 30 divided by 32 0.94 approximate, ठीक है।
कैसे निकलेगा, ये लिखा है डिवाइड परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, डिवाइड परसेंटेज बाय एटॉमिक मास टू गेट मोल ऑफ ईच एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है सिंप्लीफाइड मोल रेशियो। अब इसे भैया सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो सबसे कम है, सबसे कम तीनों क्या है 0.94, इसको डिवाइड कर देना है सबसे। यस सर, यहाँ लिखा है डिवाइड ऑल बाय स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू है उससे सबको क्या करना है डिवाइड कर देना। 0.94 से डिवाइड करो 2.5 को, 2.66 अप्रोक्सीमेट आ गया, 2.5 को डिवाइड करो 0.94 से 2.66, और ये तो 1 ही आना था। ठीक है, अब देखो, अब इसमें 2.6 को अगर आपने 3 देखो माने होते तो गलत हो गया ना, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, बोलो क्या किया, इसे हमने अप्रोक्सीमेट बदलने के लिए होल नंबर रेशियो के लिए क्या लिखा, मल्टीप्लाई ऑल बाय 3 टू गेट होल नंबर। होल नंबर पाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना, मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो किससे हमने मल्टीप्लाई किया, अब देखो 2 4 6 3 18 होता है, इसे हमने 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे पॉइंट वाली वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई। तो एक से नहीं करेंगे, तीनों से करेंगे, तो 1 2 3 3 2.66 into 3 अप्रोक्सीमेट 8 आ गया, 2.66 into 3 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन के आ गया सर, सातवां में लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, फाइनल सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। एक्स एटम का कितना है भैया, इस होल नंबर रेशियो 8, तो एक्स का एक्स 8, y का कितना 8, तो x 8 y 8 एंड z 3, x 8 y 8 एंड z 3, ये आपका क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। ये स्टेप्स 8 स्टेप है, आठों के आठों स्टेप आपको याद करना है, और जरूर नहीं है जब टेबल बनाएंगे तो आप आठों के आठों स्टेप का टेबल बनाएंगे, आप मतलब आधे चीज अपने मन में भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज को लिखने की जरूरत भी नहीं। जैसे क्या क्या नहीं लिखने की जरूरत है, एलिमेंट लिखना कंपलसरी है, देखो मैं यहाँ जो जो कंपलसरी मैं उसको टिक कर देता हूँ। ठीक है, डार्क से एलिमेंट लिखना कंपलसरी है, एटॉमिक मास लिखना कंपलसरी है, परसेंटेज कंपोजिशन कंपलसरी है, मोल ऑफ ईच एलिमेंट कंपलसरी है, सिंप्लीफाइड होल मोल रेशियो कंपलसरी है। ये 5 चीज आप टेबल में बना के लिखेंगे। अब यहाँ पे से आप जो यहाँ पे 2.66 इंटू 3 के आप एक ही टेबल में कर लेंगे, यही मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इक्वल टू 8 लिख देंगे, 2.66 इंटू 3 इक्वल 8, आपको अगला कॉलम या अगला रो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये 5 स्टेप शुरुआत की आपकी कंपलसरी है, बाकी इंपेरिकल फॉर्मूला तो आप टेबल के बाहर निकाल के लिखेंगे। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू x8 y8 z3। आओ अब एग्जांपल से समझते हैं। जो टेबल का कंक्लूजन, मतलब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है टेबल में। पहले वाले स्टेप में एलिमेंट, दूसरे में एटॉमिक मास, तीसरे में परसेंटेज, फिर चौथे में मोल्स जो कि होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फिर पांचवा होता है डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यहाँ 0.94 था। फिर छठवा है होल नंबर रेशियो, इसके तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। देखो ये आप लोग टेबल को देख लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा भी है ना, एटॉमिक मास तो आपको पता ही होगा किसी भी एलिमेंट का, पीरियोडिक टेबल से आपको याद है ना एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। यस सर, एटॉमिक मास आपको याद है। और परसेंटेज देखो यहाँ परसेंटेज सामने लिखा है गिवन, इसका मतलब आपको सारे परसेंटेज गिवन रहते हैं 99.99%। ठीक है, आओ अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको 3 एलिमेंट दे दिए, देखो ऐसे बनेगा टेबल, ये जो एग्जांपल है टेबल बनेगा। जो हाँ हमने स्टेप देखो उसको कॉलम में बनाना है, कॉलम देखो, पहला कॉलम एलिमेंट, दूसरा परसेंटेज बाय मास, तीसरा एटॉमिक मास, चौथा मोल जो कि होता है मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और पांचवा है सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ भी मैंने यही दिखाया था, एलिमेंट एटॉमिक मास, देखो एलिमेंट, चाहे जरूरी नहीं है आप पहले एटॉमिक मास लिखो फिर परसेंटेज लिखो, इन लोग को आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 और 3 की बात कर रहा हूँ, और किसी को आगे पीछे मत करिएगा, दूसरा और तीसरा को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले में एलिमेंट, दूसरे में परसेंटेज बाय मास यहाँ लिख दिया है, तीसरे में एटॉमिक मास लिख दिया, चौथे में मोल लिख दिया है, पांचवे में सिंपलेस्ट रेशियो लिख दिया है। यही मैंने 5 आपको बताया था लिखने की जरूरत है टेबल में। यस सर, देखो एलिमेंट आपको दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मान लो परसेंटेज बाय मास आपको गिवन है, ठीक, यहाँ पे गिवन है कार्बन का परसेंटेज बाय मास है 40, हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास है 6.7 एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज मास है 53.3। अगर 53.3 नहीं गिवन रहता तो आप निकाल लेते हैं, अब हाँ सर निकाल लेते। अब एटॉमिक मास क्या है इस सबका, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, ये आगे आपको ऐसे दे दिया है कि 12.01, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताई, लेकिन आपको जरूर नहीं है आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। 13 है तो इतना ही लिख देंगे, 12 है तो मतलब एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बट 12 अकेले आप लिख सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 है तो 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना में। ऑक्सीजन का तो 16 होता ही है तो 16 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मोल क्या होता है सर, मास बाय एटॉमिक मास, मास बाय एटॉमिक मास, तो मास क्या है, मास परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, ये यहाँ पे
मास लिखा है, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मास परसेंटेज, ये मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया, ठीक है, मास परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, ठीक है, मास परसेंटेज 40 डिवाइड बाय 12 3.33, 6.7 डिवाइड बाय 1 6.65 या 6.7 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 1.008 लिया था इसलिए यहाँ पे आंसर ये आया है। 53.3 डिवाइड बाय 16 3.33 आ गया सर, ये समझ गए? यस सर। अब इसे सिंपल रेस टू में बदलना है, कैसे करेंगे सर? सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3.33, डिवाइड कर दो सबसे, ये आ गया 1, ये भैया 2 के आसपास आ रहा है, 2.01 आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है ना सर? 2.2 कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो हमने इसे 2 ले लिया, तो 2.2 है तो सब लोग 2 के आसपास है, तो इसलिए हमने उसका सिंपलेस्ट रेशियो 2 ले लिया, और 3.33 डिवाइड बाय 1 1 आ गया, तो इसका जो क्या होगा इंपेरिकल फॉर्मूला रहेगा वो हमारे सामने आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? C1 C1 यहाँ लिख दूं, C1 मतलब कुछ मत लिखो 1 की जगह, H2 C1H2O। अच्छा, ये अभी आपने कहीं मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला ही बताया था, कहाँ बताया था? ये आपको कमेंट में लिख के बताना है, कहाँ बताया था ये वाला इंपेरिकल फॉर्मूला? ग्लूकोज में बताया था, कहाँ बताया था? ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं निकाल के दिखाया था, C6H12O6 CH2, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का है, ठीक है, देखो ये देखो मैंने ये दिखाया था आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के, ये देखो ग्लूकोज का C6H12O6 CH2O, ठीक है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का है। आपको यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो जाए हम लोग के सामने, यस सर हो जाए। APSCIQ, इसका मीनिंग किसको किसको पता है? और जिसको जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं, APSCIQ का फुल फॉर्म होता है एपी स्टडी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ बोल सकते हैं एपी स्टडी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई, नीट, जेईई मेंस और बहुत ही जगह आए। सीबीएसई सैंपल पेपर पहले रिलीज करती थी 11 का, वहां पे दिया सीबीएसई का एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये सब हम नहीं लेके आए हैं, ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड कंटेन 36% एक्स एलिमेंट, देखो गिवन है भैया, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, 24% वाई एलिमेंट, 24% वाई एलिमेंट एंड 40% जेड बाय मास के साथ, ठीक है, बाय मास, द एटॉमिक मास आर, एटॉमिक मास दे दिया है, अगर एटॉमिक मास भी ज्यादातर गिवन रहता है, ये भी ध्यान देना, ये भी आपका एक एडवांटेज है। एटॉमिक मास आर x इक्वल 12 ग्राम पर मोल, y इक्वल 16 ग्राम पर मोल, z इक्वल 40 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, सीबीएसई का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? हमें परसेंटेज दे दिया x का, y का, z का, x और y और z का हमें परसेंटेज दे दिया है, और एटॉमिक मास दे दिया, इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। कितने टेबल बनते हैं सर? 5, कॉलम कितना बनता है? 5, पहले में एलिमेंट, तो अलग में टेबल बना के लाया हूँ, चिंता मत करो, क्या फालतू यहाँ ऐसे करो, ठीक है, आओ मैं टेबल बना के लाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आओ देख लेते हैं टेबल, टेबल ही डायरेक्ट आओ देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, आओ बढ़ते हैं, ये रहा टेबल, देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन। पहला स्टेप ये है, पैरामीटर में परसेंटेज, ये एलिमेंट है, हाँ पैरामीटर में एलिमेंट आएगा, ठीक, ये एलिमेंट है, देखो मैंने ज्यादा स्टेप में कर दिया आपको समझाने के लिए, आप लोग 5 स्टेप में कर सकते हैं जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, ठीक। पहला एलिमेंट एक्स वाई जेड, परसेंटेज हमें गिवन है 36%, 24% एंड 40%, है ना? यस सर। एटॉमिक मास भी हमें गिवन है, एक्स का कितना दिया है 12 दिया है, वाई का 16 दिया, जेड का 40 दिया, तो 12 16 40। मोल्स क्या होगा? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज क्या है 36/12 अप्रोक्सीमेट 3, 24 डिवाइड बाय 60 1.5, 40 डिवाइड बाय 40 1 आ गया, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो 1 से सबको, क्योंकि 1 सबसे छोटा है, जिससे हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिलेगा, तो डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 1 3, 1.50 डिवाइड बाय 1 1.50, 1 डिवाइड बाय 1 1 ही आएगा, ठीक है। अब होल नंबर रेशियो लाना है तो 1.5 को हम लोग डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगर जिससे ये होल नंबर में आ जाएगा, और होल नंबर में अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 6, 1.5 इंटू 2 3 और 1 इंटू 2 2, तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के आ गया x6y3z2, x6y3z2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, why might the empirical formula differ from the molecular formula, कह रहा है empirical formula molecular formula से क्यों डिफर करता है। इससे पहले आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, और मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन बता दूंगा, और आप लोग खुद ही बता लेंगे, मैं क्या बताऊंगा आप लोग बताएंगे, देखना। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है सर? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है?
बस पहले इसका डेफिनेशन देखना क्या होता है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ये ऑर्डर इसका गलत आ गया है, ठीक है, ये पहले रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, कितने एटम किसी कंपाउंड में है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अभी हमने बताया था एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है एटम का किसी भी कंपाउंड में। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कितने असलियत में नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट में, किसी के कोई भी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में, मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब समझ आएगा। व्हाई माइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला से, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे डिफर करता है, बिकॉज द एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशियो, पढ़ना, बिकॉज द एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला रहता है वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम बताता है, व्हाइल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। यस सर, एग्जांपल देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज क्या है, CH2O, मैंने बता चुका, आपको याद भी हो गया होगा मेरे साथ, मैंने 3 बार बता चुका, ये तीसरी बार है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सर, C6H12O6। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला रहता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है एटीएम एटम का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और आ ही गया होगा भाई, क्या है इसमें, इतना आसान था, ठीक है। बड़े हम लोग आगे। यस सर। अब सर स्टेप्स टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, अब सर उससे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सर कैसे निकालेंगे सर, उसका कोई स्टेप्स हैं, कितने, 2 स्टेप्स हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। टेबल जो आपने बनाया अभी तक एम्पिरिकल फॉर्मूला की, वही सेम टेबल बनेगी। अब टेबल के बाद जो आप काम करते हैं अलग से करेंगे, मतलब आगे इसके नीचे करेंगे, टेबल बनाने के बाद वो 2 स्टेप हैं जिससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बोल देता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकालो, तो ठीक है, तो हम लोग सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालो, तो हम लोग उसे निकाल सकते हैं सर। 2 स्टेप क्या है, पहला स्टेप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। पहले स्टेप में आपको n की वैल्यू निकालनी रहेगी। n क्या है सर, ये एक मल्टीपल रहेगा, कैसे निकलेगा सर, आओ देखते हैं। टू डिटरमाइन, क्यों n की वैल्यू निकले सर, टू डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द इम्पेरिकल फॉर्मूला इज रिपीटेड, जिससे आपको पता चल जाएगा कितने कितनी टाइम्स इम्पेरिकल फॉर्मूला रिपीटेड है एक्चुअल मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, तो हमें निकालना है कितनी बार रिपीटेड है ना कोई मॉलिक्यूल। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, n हम लोग निकालेंगे सर, जिससे पता चल जाएगा हाउ मेनी टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज रिपीटेड इन द एक्चुअल मॉलिक्यूल। सर ये n की वैल्यू निकलेगी कैसे, n इक्वल टू, फॉर्मूला देखो, n इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये एक फॉर्मूला अगर आप लगा देंगे तो आपको n की वैल्यू एकदम आसान से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी और निकल आएगी। कैसे होता है सर, n इक्वल टू, सही नहीं लग रहा है कैसे, वैसे रहने दो, चलो ठीक है भाई। n इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या सर, n इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। n क्या है सर, एक मल्टीपल है, क्या होता है सर मैंने बता दिया, कितने बार एम्पिरिकल फॉर्मूला रिपीट हुआ है एक्चुअल मॉलिक्यूल में उसे हम लोग बोलते हैं n। वो क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास आपको गिवन रहेगा, ठीक है, मोलर मास क्या रहेगा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिख के आ गया है गिवन, ठीक, क्या रहेगा आपको गिवन रहेगा, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सर इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपको गिवन रहेगा, नहीं इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपको गिवन नहीं रहेगा। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मास पता रहना चाहिए पहली बात तो, और मोलर मास तो आपको गिवन रहेगा। उसके लिए पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू होती है मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास आपको गिवन रहेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपको सॉल्व करना रहेगा। सर कैसे सॉल्व करना रहेगा आओ बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, यहाँ पे हमारा एलिमेंट बना था CH2O। क्या एलिमेंट बना था हमारा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना था, CH2O, CH2O, है ना। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है सर, तो निकाल नहीं पाओगे इसका मास। C की वैल्यू, C का मास कितना होता है 14 कि 12 होता है, नहीं 12 होता है, ठीक है। C का होता है मास 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 2 बार हाइड्रोजन है 2 प्लस करेंगे 1 इन प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 आता है, 2 इंटू 1 इक्वल 2 होता है, तो 12 प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16,
इसका सबका मास को ऐड कर देंगे, जो मास आएगा, टोटल मास आ रहा है यहाँ पे 30, वही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप लोग निकालना सीख गए, कैसे निकलेगा सर? सारे एटम के मास को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा सर? इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, ऐसे आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ आ गया। तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी हम निकाल लेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला पहले निकाल ही लेंगे, उसके बाद उससे इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, और मोलर मास से मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास कर देंगे, तो हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, जैसे एग्जांपल देखो, मोलर मास हमें 400 ग्राम पर मोल गिवन है, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास मान लो हमने निकाला 200 ग्राम पर मोल, तो हमारी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 डिवाइड बाई 200, जो कि एन की वैल्यू हमारी आ जाती है कितनी? 2। कितनी आ गई सर एन की वैल्यू? 2 आ गई सर। कितनी आ गई? 2 आ गई। ये देखो, देन एन इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 200 विच इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या है सर? मल्टीप्लाई द इंपेरिकल फॉर्मूला बाय एन, टेकिंग ईच सबस्क्रिप्ट इन द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ एन। मतलब अब एन की वैल्यू आ गई, तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना, हमें एन की वैल्यू तो नहीं निकालनी ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम एन से इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी में क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ एन निकाली, जो कि होता है मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। हमारा एन की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है, जो हमारा एन आया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ई सब्सक्रिप्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला जो है उसके हर एक सब्सक्रिप्ट में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि लिखा मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला को में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे जिसमें कि ईच सब्सक्रिप्ट इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? वैल्यू ऑफ एन से। जैसे एन की वैल्यू 2 आई थी वहां पे, किसमें? ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मान लो ये है x6 y3 z2, तो इसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? हमारा मान लो एन की वैल्यू 2 आई थी ना, यहाँ पे देखो एन की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x 6 इंटू 2, y 3 इंटू 2, z 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 2 12, x 12, y 6 z 4, ये हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? 2 स्टेप था, बहुत ही आसान सा स्टेप था। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। सबसे पहले एन की वैल्यू निकालना है, जो कि होता है मोलर मास, जो कि गिवन रहेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। एन की वैल्यू आ गई, उसे इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर दो, भैया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यस सर, देखो जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे दिया है। देख लो क्या बताया मैंने। मैंने बताया था अभी आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया, जो सेकंड स्टेप था। और एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, ये भी लिख सकते हैं, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी लिख सकते हैं सर। ठीक है, यस, समझ आ गया ना। अगर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का जो रिलेशन पूछे, फॉर्मूला के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, मास के बीच में रिलेशन नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ लिखा है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला के बीच में रिलेशन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन, या तो हम लोग एन की वैल्यू लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और एन की वैल्यू एक और मैंने बताया था, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मोलर मास आपको गिवन रहेगा। देखो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखो एपी स्टडी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपीएससी आईक्यू। अ कंपाउंड कंटेंस, एक कंपाउंड है जो कंटेन करता है कार्बन 40%। ठीक है, नोट करना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%, ये गिवन है, यहाँ लिखा है। एटॉमिक्स सी इक्वल, एटॉमिक मास दिया है हमें, एटॉमिक मास भी दे दिया है, वैसे तो हम निकाल सकते थे, नहीं दिया होता। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। मोलर मास भी दे दिया है, मतलब हमसे मोलिकुलर फॉर्मूला भी पूछेगा। द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 180 ग्राम पर मोल। मोलर मास कंपाउंड को कितना दिया है सर? 180 ग्राम पर मोल। हमें क्या क्या निकालना है? 4 चीज निकालनी है। सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं टेबल के रूप से। फिर इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना है, वो भी निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे सर? सारे आइटम को जोड़ देंगे उसके मास को। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है सर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो हमारा आएगा कर देंगे, तो एन की वैल्यू आ जाएगी सर। मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमें डिटरमाइन करना है यूजिंग द वैल्यू ऑफ एन से। सब कुछ हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसानी तरीके से, आओ देखो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ये रहा, ये मैंने सारे स्टेप को मैंने टेबल के रूप में कर दिया है।
आप चाहे टेबल के रूप में ना करें, ठीक है। पहला पैरामीटर मतलब एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पैरामीटर लिख दिया है सब जगह गलती से मैंने, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या रहता है, एलिमेंट। एलिमेंट मैंने ले लिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज हमें गिवन था, क्या था, कार्बन का परसेंटेज 40%, हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.7% एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज 53.3%, ठीक है। एटॉमिक मास हमें गिवन था, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। आपको सब टेबल में करने की जरूरत नहीं है, आप टेबल में सिर्फ 5 करते हैं शुरुआत का। स्टेप 1 2 3 4 5, ये 5, 1 2 1, ये भी है, ठीक, 1 2 3, ये 4 और ये 5, बस यही 5 करने की जरूरत है। बाकी आप लोग सारा किसमें करेंगे सर, नीचे लिखेंगे आप लोग, बिना टेबल बनाए। टेबल में कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, टेबल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपने किया, मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकलता है सर, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास किया 3.33, हाइड्रोजन का 6.7, ऑक्सीजन का भी 3.33। सबसे छोटा कौन सा है, 3.33, सबसे डिवाइड करो, इसका 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 1 आ गया। अब पहले से होल नंबर रेशियो मतलब से कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो होल नंबर रेशियो क्या जाएगा, 1 2 1, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C1 है तो C1H2O1, ठीक है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, मतलब हमारा पहला वाला आंसर तो आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब हमारा पहला वाला आंसर तो आ गया। हमसे पहला पूछा क्या था, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला, और हमने इंपेरिकल फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया, तो हमारा पहला आंसर आ गया। उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला का मास भी पूछा है सेकंड पार्ट में, तो आओ उसको भी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, अरे, आओ देखो कैसे निकलेगा। इसको रुको, हटाना पड़ेगा, ये क्या आ गया, ठीक है। देखो एम्पेयर का फॉर्मूला मास मतलब C1 है तो 12 इंटू 1, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 1 इंटू 2, प्लस अभी मैंने बताया था 16 इंटू 1, 60, तो कितना आ गया 30 ग्राम पर मोल, मतलब हमारा दूसरा आंसर भी आ गया 30 ग्राम पर मोल। एम्पेयर का फॉर्मूला मास भी हमने निकाल लिया सर। अब मोलर मास हमें गिवन है कितना, 180 ग्राम पर मोल। मोलर मास हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, यस सर, 180 ग्राम पर मोल। अब एन की वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू पहले निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। देखो पहले थर्ड वैसे भी निकालना था हमें, कैलकुलेट थर्ड वैसे भी हमको निकालना था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। तो मोलर मास क्या है 180 डिवाइड बाय 30 हमने निकाला था एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो कि आ जाता है इनकी वैल्यू 6, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला हमें निकालना है। चौथे स्टेप पे डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O इंटू एन, एन कितना है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, C इंटू C मतलब C1, 1 इंटू 6 6, C6, H 2 इंटू 6 12, तो H12 O, 1 इंटू 6 6 C6 H12 O6, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ चुका है, और सारे आपका आंसर आ चुके हैं, ठीक है। ये आपके चारों के चारों आंसर हैं, जो कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल लिया है, ठीक है। समझ गए, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है। अ कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2। एक कंपाउंड के पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि आपके नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 दिया है एंड अ मोलर मास ऑफ 56 ग्राम पर मोल, और मोलर मास कितना दिया उसे 56 ग्राम पर मोल। मोलर मास मतलब मैंने बताया था मोलर मास में रहता है, मतलब उस कंपाउंड का जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है उनके सम का मास कितना दिया 56 ग्राम पर मोल। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपसे पूछा है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है सर। आई निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा सर, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2, तो पहले n की वैल्यू निकालेंगे तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा ना, ठीक है। n की वैल्यू वाले CH2 का मास निकालो, C का मास 12 प्लस 2, मतलब CH2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया 14 आ गया, है ना, यस सर। और मोलर मास हमें 56 दिया है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए मोलर मास, n की वैल्यू निकालने के लिए मोलर मास 56 है, डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो हमारा 14 है, डिवाइड करने पे n की वैल्यू हमारी आ गई क्या 4 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, नेक्स्ट पेज में निकालें, आओ देखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अगर जल्दी में मुझसे बोलने से पहले जल्दी से लिखो, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या होगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, बहुत ही बढ़िया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल n इंटू मेरी राइटिंग समझ आ रही है ना भैया, यस सर,
यस सर मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग को समझ आ रही कि नहीं वो आप अपने हिसाब से बताइएगा। ठीक है, एन कितना था हमारा, 6 आ गया, 6 आ गया था ना, हमने निकाला था। तो इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सी एच टू, सी एच टू है, सी एच टू है सिर्फ। ठीक है, सी मतलब सी वन, तो 1 इंटू सिक्स सिक्स, सी सिक्स, और 2 इंटू सिक्स 12, सी सिक्स एच 12 आपका क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी सिक्स एच 12, 4 आया, सॉरी सॉरी 4 आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4 आया भाई यार, हमारे एन की वैल्यू 4 आई है, 4 आई है तो यहाँ 4 और यहाँ 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी फोर एच एट। ठीक है, ये हमारा ही आ गया। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है क्या, यस सर, सी फोर एच एट। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी। नीट 2021 का क्वेश्चन था, आपने इतनी बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। सी एच टू का आपने इंपेरिकल फॉर्मूला में दिया था, इसका मास निकाल लिए, 14 आ गया, और एन की वैल्यू निकाल दी जो फिर मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास होता है, जो हमने 4 आ गया। अब वही मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कर दिया, एन हमारा 4 आ गया था, इंपेरिकल फॉर्मूला सी एच टू दिया था, सी फोर, देखो सी का 1 है, 1 इंटू फोर सी फोर, और एच टू है, 2 इंटू फोर 8, सी फोर एच एट आ गया। आंसर मिला लो, देखो सी फोर एच एट आ रहा है, यस सर आ रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो अब हमने नोटबुक में करके मुझे आप टेलीग्राम पे या आप जहां मुझसे कनेक्ट हो वहां मुझसे भेज सकते हैं। अ कंपाउंड कंटेन 27.3% कार्बन, 72.7% ऑक्सीजन, एटॉमिक मास दिया है कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का मास दिया है 16 ग्राम पर मोल। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो चीज आपको निकालनी है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सीबीएसई में आया हुआ एक सवाल है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं कौन कितना सॉल्व कर लेता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आपको ये पूरा चैप्टर भी समझ आ गया होगा। ये होमवर्क आप लोग जरूर करिएगा, मुझे भेजिएगा, मैं देखता हूँ कौन कौन कर सकता है। हाँ, और मैंने आप पोस्ट में यूट्यूब में पोस्ट के द्वारा भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट ऑन कर दिया है, जिससे आप लोग वहाँ पे भी अपना होमवर्क आप लिख के कॉपी में आप भेज सकते हैं। देखता हूँ कौन बच्चा कितना होमवर्क करके आता है, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में भेज दीजिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा उसे, और जरूर आपको नाम अगले सेशन पे लूंगा। जो जो बच्चे मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे अपना होमवर्क करके देंगे, उसका मैं अगले लेक्चर पे, जब टॉपिक क्लियर सीरीज अगला लेक्चर आएगा, तो उनमें मैं उनका नाम लिख के आऊंगा और बताऊंगा उन विनर का नाम जिनका आंसर एकदम करेक्ट था। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन करना है, और ये नहीं सिर्फ आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप कॉपी में एक एक सवाल पूरा अच्छे से करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और कम्युनिटी पोस्ट में डाल देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप आशा करता हूँ जरूर करिएगा। यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। हम अगर आप अंत तक जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये भी बताना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर हम ये लेक्चर वीडियो लेके आए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बस अब खत्म करते हैं, और होमवर्क करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।